हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है अमेजिंग फैक्ट की अमेजिंग दुनिया में। फैक्ट ऐसा जो चौंका दे। दोस्तों, आज का थीम देख के समझ ही आ गया होगा आपको कि आज कुछ देशभक्ति होने वाला है। दोस्तों, मैं आज आपको 10 मिनट में पूरा अंग्रेज के आगमन से आज़ादी तक की कहानी शॉर्ट में बताऊंगा। दोस्तों, 17वीं शताब्दी के शुरू से अंग्रेज भारत पर आने लग गए थे। तब भारत पर मुगलों का राज चलता था जो 18वीं सदी से कमज़ोर होने लगा। वैसे तो वो वाणिज्य करने यहाँ आए थे, उनके इरादे कुछ और ही थे। वाणिज्य के नाम पर यहाँ के आपात संपत्तियों को हड़पना उनका प्रथम लक्ष्य था। सम्राटों के भीतरी समस्याओं के कारण वे भारत में अपना अधिकार बना बैठे। पलासी और बक्सर के जंग पे जीत हासिल करने के बाद भारत पर उनका शासन स्थापित हो गया। शुरू हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार। यहाँ के लोग का सर्वनाश करके वो फल फूल रहे थे। अत्याचार अनाचार बढ़ता ही गया। अगर किसी ज़मीन का उत्तराधिकारी अगर नहीं होता तो वो ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता था। कभी कभार छोटा मोटा विरोध होता था तो 3-4 लोग के बीच ही सीमित रहता था। सिपाहियों के लिए वो एक नया कारतूस लाए थे जो गाय और सूअर की चर्बी से बनता था और उसको दांत से काट कर बंदूक में भरना पड़ता था। इस कारण से सिपाहियों के धर्म को आघात पहुंचा के ईसाई धर्म ही फैलाना उनका लक्ष्य था। इस तरह सिपाही अपने मूल विश्वास की उपेक्षा सह नहीं पा रहे थे, पर विरोध करने का साहस भी नहीं था। तब मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ये तथ्य को सबके सामने लाया और उनके प्रतिशोध की आग को नेतृत्व किया। शुरू हुआ सन 1857 की सिपाही विद्रोह जो पूरे देश में फैल गया, पर वो नाकामयाब रहे और मंगल पांडे को फांसी दिया गया। उसके बाद सन 1885 में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, जो भारत की आज़ादी में नई ऊर्जा लाई। उन दिनों बंगाल पर राष्ट्रीयवाद की भावना तेजी से बढ़ रही थी। वंदे मातरम के धुन में शिक्षित बंगाल युवाओं ने अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। बंगाल में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बढ़ते हुए देख के लॉर्ड कर्जन ने बंगाली भाषी लोगों को विभाजित करने का निर्णय लिया। बड़े चालाकी के साथ वे बंगाली भाषी लोगों को अलग कर दिया। शुरू हुआ बंग भंग आंदोलन। बंगाल से आने लगे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंकी, बिनोय बादल दिनेश जैसे युवा जो अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाकर देश के लिए हंसते हंसते अपना प्राण त्यागे। वो बंगाल का अग्नि युग कहलाने लगा। फलस्वरूप अंग्रेज ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दिया, पर संग्राम नहीं रुका। इस बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, जहां पर अंग्रेज ने भारत के सिपाही को बर्बाद किया। सन 1915 दक्षिण अफ्रीका से वापस आए मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी। उन्होंने भारत की आज़ादी को अपना लक्ष्य बना लिया। सन 1919 में बढ़ता हुआ विरोध को काबू करने के लिए ब्रिटिश जज न्यू रॉल्ड ने एक कानून पास किया जिसके तहत पुलिस किसी को भी बिना बोले गिरफ्तार कर सकता था। यहाँ तक 4 लोगों को भी एक साथ खड़ा होना अपराध था। हालांकि सूचना व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग पे लोग इकट्ठे हुए मुख्य सिख त्यौहार वैसाखी मनाने। जनरल डायर ने इस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। वहाँ के सारे दरवाजे बंद करके 10 मिनट तक निर्मम हत्या का यह खेल चला। लगभग 15,000 मासूम जनता घायल हुए और 1,000 मारे गए। जनरल डायर की गई क्रूरता पर पूरा देश स्तब्ध हो गया। इस घटना ने हर भारतीयों को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का फैसला किया, पर सन 1922 को उत्तेजित जनता चौरी चौराहा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसके दौरान 23 भारतीय थानेदार चपरासी मारे गए। इसलिए अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने पर मजबूर हुए, पर तब तक भारत के प्रतिघात की बारी आ गई थी। सन 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने काकोरी नाम के एक जगह पर ट्रेन रोक के अंग्रेजों से पैसा लूटा, जिसको हम काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी के नाम से भी जानते हैं। संगठन को हथियार खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होता था, पर उन्होंने ट्रेन में एक भी भारतीयों को नहीं लूटा। 1927 को भारत के संविधानी सुझावों के लिए ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में एक दल भेजा, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। उनका प्रतिरोध और काला झंडे के साथ स्वागत किया गया।
लाहौर पर साइमन गो बैक आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जो बहुत युवाओं के प्रेरणा थे। पुलिस की लाठीचार्ज से उनका देहांत हो गया। उनका बदला लेने के लिए युवा भगत सिंह राजगुरु निकल पड़े और उस समय भगत सिंह अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा परेशानी बने हुए थे। बटुकेश्वर दत्त के साथ उन केंद्रीय विधानसभा पर बम गिराया। उनके आत्मसमर्पण के बाद उनको फांसी पर चढ़ाया गया। 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का फैसला लिया। 31 दिसंबर को नेहरू जी ने लाहौर पर तिरंगा फहराया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पर इसे ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। इसके बाद कांग्रेस के कार्य समिति साबरमती पर एकत्रित हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया, जिसका शुरुआत गांधी जी ने दांडी अभियान से किया। असहयोग आंदोलन के असमाप्त कार्य सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा था, जिसमें पूरा देश शामिल हो गया था। एक हड़ताल पूरे देश को रोक देने लगा। सभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस का बहिष्कार करने लगे। विदेशी चीज़ों को सरहद पर जला दिया गया और टैक्स भरना बंद कर दिया गया, जिसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाया गया, पर लंदन से वापस आते ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को अवैध घोषित किया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन किया, जो उन्होंने पूना संधि के बाद भंग किया। मई 1933 गांधी जी जेल से बाहर आए और शुरू हुआ सत्याग्रह आंदोलन। सन 1933 को पास हुआ था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, जिसके चलते भारत में इलेक्शन स्टार्ट हुआ। इसके बाद भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आगमन हुआ। वे समझ गए थे कि आज़ादी के लिए भारतीयों को जंग में लड़ना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा। 1938 को हरिपुर कांग्रेस के सभापति बने, जो गांधी जी के इच्छा के विरोध था। 1939 में भी कांग्रेस के सभापति निर्वाचित होने के बावजूद वो इस्तीफा दे दिए और प्रसिद्ध फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजों के युद्ध नीति के विरोध पर सारे कांग्रेस नेता अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय सुभाष चंद्र बोस को अपने घर पर गिरफ्तार कर लिया गया। वह बड़ी चालाकी से बच निकले और जापान पहुंच गए। वह नाम बदलकर, अलग दिखकर कैसे भी वह बर्लिन पहुंचे। वहां हिटलर उनका सहायता करने से मना कर दिया। फिर वह जापान पहुंचे। वहां रासबिहारी बसु के साथ मिलके वो जंग में पकड़े हुए ब्रिटिश की भारतीय सेना के साथ मिलकर बनाया आज़ाद हिंद फौज, जो बाद में ब्रिटिश सरकार का डर का कारण बन गया। सामने से नेतृत्व देने वाले नेताजी दिल्ली चलो ऐलान किया, पर विश्व युद्ध में जापान के पराजय के कारण आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ गया। इसके रोमांचक कहानी पूरे भारत को प्रेरित किया। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया और अगस्त को फिर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बार भारत नहीं रुका। आज़ादी का ख्वाब लड़ने का बल दिया। अब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। दंगे, आंदोलन, भाषण नियमित बन गया था। गिरफ्तार होना और मरने का डर खत्म हो चुका था। स्वाधीनता केवल समय का पात्र हो गया था। पर इस बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 को एक नया देश का भावना प्रकट किया। वो एक मुस्लिम देश चाहते थे, जहां पर एक मुस्लिम का शासन हो, ना कि हिंदू का। पर कांग्रेस के ज़्यादा नेताओं ने ना कर दिया, पर जिन्ना नहीं माने। फिर शुरू हो गया दो समुदाय का दरार। एक दूसरे को भाई मानने वाले लोग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को लूटने लगे। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पूरे भारत में दंगे होने लगे। स्वतंत्रता तो तय था, पर यह नया मुसीबत आ गया था। 14 अगस्त सबकी सहमति से मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त को मध्य रात को हमारा भारत स्वतंत्रता हासिल किया। पूरा देश में तो खुशी का माहौल तो छा गया था, पर विभाजन के दौरान बहुत मासूमों का घर उजड़ गया था। उनके परिजन मारे गए। आज़ादी के 70 साल बाद भी यह दुश्मनी ताज़ा है। लोगों के घाव अभी भी ताज़ा हैं। अंग्रेज तो चले गए, पर हमें आपस में लड़ा गए। ऐसी आज़ादी की मांग शायद खुदीराम भगत सिंह राजगुरु ने नहीं की थी। कि स्वतंत्रता के लिए खून बहाए, अपने प्राण त्यागे। वो किसी धर्म और रंग के लिए नहीं, वह
अपने देशवासियों के लिए लड़े थे। उनके बलिदान को छोटा ना करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको भारत की आज़ादी की कहानी पता चले और वह अपने देश के मर्यादा को समझे। मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।